300 तो क्रॉस कर गए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो बाद में ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अदनान बशीर मेरा नाम है, और पीएमएस का हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। मैं पीएमएस 2021 में एलोकेट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, और इससे पहले पीएमएस 2020 भी मैंने क्लियर किया था, लेकिन मेरी उसमें एलोकेशन नहीं थी हुई। और पीएमएस 2016 था, वो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, जिसमें मेरा जनरल नॉलेज जो है वो फेल हो गया था। और उसके अलावा बाकी सब पास था, लेकिन इवेंचुअली एक सब्जेक्ट फेलियर जो है वो भी इज कंसीडर्ड फेलियर इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो विद दिस मैंने तकरीबन 2016-17 से ऑनवर्ड्स 2021, 22, 23, 24 हो गया, नियर अबाउट 4 and 5, 9 years तक इस पीएमएस के साथ एक अच्छा खासा संबंध और पाला जो है उसको पाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक मुझे थोड़ी सी इसकी समझ आ चुकी है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी समझा दूं, ताकि आप लोग जो है एक क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर पाएं कि ये पीएमएस है क्या। इसके लिए फिर हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमने कोशिश ये की है कि हम 6 सेशन कंडक्ट करेंगे अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, जिसमें से हर एक दिन जो है वो आपके साथ मैं एक सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसमें ये होगा कि उस सब्जेक्ट्स के मैं पास्ट पेपर्स सामने रखूंगा। उन पास्ट पेपर्स की बेस के ऊपर मैंने एक एनालिसिस बिल्ड किया हुआ है कि पेपर आ कैसा सकता है और पेपर में आपने क्या करना है। ये दोनों चीजें जो है ये जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों को मैं लेकर चलूंगा। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें हम लोग का एजेंडा क्या होगा कि हमने इसको लेकर इस तरह चलना है कि अ, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में डिकोड करना है। सबसे पहले तो जैसे आज उर्दू है, तो उर्दू वाली इस पूरी जो हमारा सेशन है। सर अदनान का चल रहा है, आप ले रहे हो? हम्म। जी। एम आई ऑडिबल नाउ? ये देखें ना प्लीज, आप लोगों के ये अपने माइक्स ऑफ ना करने की वजह से हमें बड़ी जो है ना मसले देखने को मिल रहे हैं। ये मत करें प्लीज, ऑन ना कीजिएगा। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है आवाज, आप करें शुरू। चलो ठीक है। तो हमने इस तरह इसको प्लान किया कि 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर 6 वर्कशॉप्स हम रखेंगे। वर्कशॉप्स ने इसको टिप्स एंड ट्रिक्स ही समझ लीजिएगा। और जहां तक हमारी कैलकुलेशन है, जो मुझे अंदाजा है, पेपर आपके एक्सपेक्टेड हैं 1 जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ठीक है। देखें, इसका मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों को डरा दिया जाए, या फिर मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून बताऊं तो उसके बाद आप पैनिक कर जाएं कि पेपर बहुत करीब है। वैसे तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ जून में है तो अभी आपके पास मार्च का मंथ हाफ रहता है, अप्रैल पूरा का पूरा पड़ा है, मई पूरा का पूरा पड़ा है, तो मतलब कि आपके पास 2.5-3 महीने हैं। लेकिन वो ना सेफर साइड में अपने स्टूडेंट्स को क्या कह रहा हूँ कि आप माइंड में रखें कि आपके पास 2-1 महीने जो हैं वो होंगे, मिनिमम भी हुए तो। लास्ट वीक ऑफ जुलाई हो जाए या जून के मई, लास्ट वीक मई का हो जाए, जून के स्टार्ट में हो जाए, फर्क नहीं पड़ता एक आधे हफ्ते का। लेकिन ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपको 2 महीनों का जो टेंटेटिव टाइम पीरियड है उसको बड़ा इफेक्टिवली डिवाइड करें। हर एक सब्जेक्ट को हमने लेके चलना। आज पहला हमारा सब्जेक्ट उर्दू का है। उर्दू के सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है 3 फेजेस के अंदर। 3 फेजेस में किस तरह, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू का ये जो सिलेबस ये है क्या। इस पूरे जो उर्दू मजमून का जो कि कंपलसरी के अंदर आता है, सिलेबस है क्या। दूसरे नंबर में मैं आपको बताऊंगा पास्ट पेपर्स की नज़र में कि कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। और थर्ड मैं आपको बताऊंगा फिर कि आपने किस तरह कितने सवालात अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक सवाल को कितना टाइम देना है, और हर एक सवाल को कितने सफ़ात के ऊपर लिखना है, ठीक है। और इसके साथ लास्टली हम क्या करेंगे, मैंने कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो बनवाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको एक सैंपल भी मिल जाए कि लिखने का और करने का पर्पस क्या होता है,
ठीक है, यह किस तरह किया जाता है इन शॉर्ट, सही है। देखें, अगर हम लोग सिलेबस को देखें, जो सिलेबस हमारे पास गिवन है पीपीएससी की तरफ, तो वो सिलेबस एज सच कोई क्लैरिटी नहीं देता हमें। उस सिलेबस के अंदर अगर हम देखें, पहली बात तो ये है कि उन्हें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस सिलेबस को जो है वो उर्दू में टाइप करवा दें। अगर आप पीपीएससी के कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जाकर खोल कर देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि सिलेबस उर्दू का सिलेबस भी जो है आपका वो अंग्रेजी के अंदर ही गिवन है। जैसे फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले सिलेबस को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सिलेबस के अंदर उसने कहा हुआ है कि 100 नंबर का पेपर होगा आपका। इस 100 नंबर के पेपर के अंदर मैं 30 नंबर का आपसे, अच्छा उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछूंगा, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं। उसने सबसे पहले कहा है कि जी मैं उर्दू का एक ऐसे लिखवाऊंगा आपसे जो कि 1000 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होगा, और वो ऐसे जो है उसके अंदर जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो गवर्नेंस का भी हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी का भी हो सकता है, ह्यूमन राइट्स का भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का भी हो सकता है, और भी कोई जनरल नेचर के टॉपिक्स हो सकते हैं, वो भी इसमें वाइडली आ सकते हैं। लेकिन उसने को स्पेसिफाई नहीं की डोमेन, यानी कि जिस तरह अगर आप अंदाजा लगाएं तो आप इंग्लिश का ऐसे, चाहे वो सीएसएस का है या पीएमएस का है, उसके अंदर ब्रॉडर सेंस के अंदर डोमेन्स नहीं वो बताता, लेकिन इसने यहाँ पर बताकर फिर भी एक थोड़ी सी फैसिलिटेशन की है कि मेरा लाइन ऑफ एक्शन थ्रू आउट द पेपर ऐसे के लेके क्या होगा। नंबर 2 के ऊपर उसने कहा है कि मैं आपसे एक प्रेसी यानी कि तलहीस जिसे उर्दू में कहा जाता है, मैं इसको सिलेबस को अंग्रेजी में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये लिखा अंग्रेजी में है, साथ साथ मैं इसको ट्रांसलेट आपके लिए कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि यहाँ पे मैं प्रेसी राइटिंग करवाऊंगा आपसे, यानी कि तलहीस जिसको उर्दू में कहा जाता है। फिर उसने कहा कि मैं साथ, अच्छा सिलेबस के अंदर उसने कॉम्प्रीहेंशन के वर्ड को भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि मैं सवालात एक पैसेज में से पूछ सकता हूं। लेकिन पास्ट पेपर्स को अगर आप एनालाइज करें तो उनके अंदर प्रेसिडेंट है कि उसने कभी भी कॉम्प्रीहेंशन का पेपर सिंस जब से पीएमएस 1 कंडक्ट हुआ है टिल पीएमएस 13 आज तक कॉम्प्रीहेंशन के सवालात जवाबात उसने नहीं पूछे इन पेपर्स के अंदर। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर वो आता है और कहता है कि ग्रामर और वोकेबलरी का मैं आपका टेस्ट लूंगा, जिसमें वो आर्टिकल प्रेपोजिशन के यूज की बात करता है। और अजीब सी, मतलब ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो ओरिजिनलिटी में फॉर्म 45 है क्या और फॉर्म 47 आपसे पूछा क्या जाता है, ठीक है। यानी कि जो दिया गया है वो कुछ और है और जो पूछा जाता है वो कुछ और है। लेकिन आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर वो ट्विस्ट मारता भी है तो वो मार्जिन रख के आएगा, क्योंकि उसने सिलेबस में चीजें गिवन की हैं। फिर सेंटेंस करेक्शन होती है जिसको आप गलत सही जुमलों का कह देते हो। उसके बाद उसने कहा कि ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स या पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे जिसके अंदर आप मुहावरात के इस्तेमाल को उर्दू में ले आते हो। और लास्टली उसने कहा ट्रांसलेशन होगी, यानी कि एक अंग्रेजी का पैसेज आपको दे दिया जाएगा जिसको आपने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना होगा। अब इस सिलेबस को देखें तो इस सिलेबस और जो एक्चुअल पेपर आता है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक्चुअल पेपर के अंदर आपसे 6 सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहला सवाल जो होता है वो होता है आपके मजमून का, जिसके टोटल 30 नंबर रखे गए हैं। जो आपका दूसरा सवाल आता है वो आपका होता है तलहीस का। तलहीस के सवाल के आपके 15 नंबर रखे गए हैं। फिर जो तीसरा सवाल आपके पास आता है वो आपके पास आता है गलत सही जुमलों, यानी कि जुमलों की दुरुस्तगी का। अब जुमलों की दुरुस्तगी के लिए आपको 10 नंबर दिए गए हैं। 30, 15 और 10 आपके ये नंबर बन जाते हैं 55। फिर 15 नंबर के अशार की तशरीह दी जाती है आपको, तो आपके ये नंबर हो जाते हैं तकरीबन 70। उसके बाद आ जाता है मुहावरात के अंदर इस्तेमाल, मुहावरात का जुमलों के अंदर इस्तेमाल। पांचवा सवाल आता है जो कि 15 नंबर का होता है, और जो छठा सवाल आपका आता है वो आपका ट्रांसलेशन कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमे कहा जाता है, जो कि अगेन आपका 15 नंबर्स का होता है। तो कॉन्सेप्चुलाइज करके हमें ये समझ आई कि पिछले अगर हम लोग 8 साल के पेपर्स को देखें तो उन 8 साल के पास पेपर्स की क्रक्स भी ये निकलती है कि इन 6 सवालात के अलावा और कोई सवाल नहीं आएगा। तो हमारा कंसेंसस यहाँ पे ये हुआ कि सिलेबस जो कुछ भी है उसको साइड पे रखो, हमने 6 सवाल प्रिपेयर करने हैं, यानी कि मजमून, यानी कि तलहीस, गलत सही जुमले, मुहावरात का इस्तेमाल, अशार की तशरीह, और छठा आ जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये 6 सवाल हमारे सामने आ गए हैं।
अच्छा जी। अब इससे पहले कि मैं इन 6 सवालात की तह में जाऊँ और आपको जाके बताऊँ कि ये किस तरह करने हैं, आपको मैं बता देता हूँ इन 6 सवालात के अंदर जो डिसाइडिंग सवालात होते हैं, वो हमेशा 2 होते हैं। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि जिस बंदे को शेर की तशरीह क्रिएटिवली करनी आती है ना, वो ये अज़्यूम कर ले कि ये तकरीबन वो जो है ईज़िली 75 क्रॉस कर जाएगा। अब बच्चे मुझे कहते हैं सर, अगर अशआर की तशरीह को नंबर के लिहाज से देखा जाए तो 15 नंबर की है, जबकि आप हमें ये कह रहे हैं कि ये 75 क्रॉस करने में बड़ी हेल्प आउट करती है। आप ज़रा एनालाइज़ कीजिएगा। हमारे पास 6 सवालात हैं, उन 6 सवालात में कौन-सा ऐसा सवाल है जिसके अंदर आपके पास क्रिएटिविटी का मार्जिन है? अब आप खुद फिगर आउट करिएगा। क्या ट्रांसलेशन में क्रिएटिविटी का मार्जिन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो एज़ इट इज़ पैसेज आएगा, आप उसको ट्रांसलेट करोगे और देन इट वुड बी डन एंड डस्टेड। उसके बाद क्या मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, इसमें क्रिएटिविटी का मार्जिन है? बिल्कुल भी नहीं है। मुहावरा वो जैसा पूछेगा, आपने उसी को जुमले में इस्तेमाल करना है। आप मुहावरे की सेंस को चेंज करके जुमले में इस्तेमाल क्रिएटिव होने के नाते से करेंगे, तो फिर आप बाहर हो जाएँगे। नंबर 2, नंबर 3, क्या आप गलत सही जुमलों में क्रिएटिविटी कर सकते हैं? आप करके देखिएगा, फिर वो आपको बताएगा, ठीक है। तो जो उसके अंदर दुरुस्तगी होती है, उस जुमले की साख्त को बदले बगैर सिर्फ़ आपने वही करनी है, उसके अलावा कोई नहीं करनी। तो ये 3 सवाल आपके सामने मैं ले आया हूँ अभी तक, जहाँ पे क्रिएटिविटी ना होने के बराबर है, हो ही नहीं सकती। नंबर 4, आपका सवाल आ जाता है तलख़ीस का। अब तलख़ीस जो आपने करनी है ना, उसके अंदर भी क्रिएटिविटी एग्ज़िस्ट नहीं करती। ऑल टुगेदर आपने उसी को यूटिलाइज़ करके उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए तलख़ीस को भी आपने ऑप्ट करना है, उसके अंदर भी कोई डिफ़रेंस नहीं आना चाहिए। एग्ज़ैक्टली वही जो पूछा गया है, वही आप उसके अंदर लिखोगे, उसी का क्रक्स ही लिखोगे, उसी थीम को मद्देनज़र रखोगे। तो यानी कि हमारा दुरुस्तगी जुमलों की, गलत सही जुमले या मुहावरात का इस्तेमाल, ट्रांसलेशन और उसके साथ तलख़ीस, 6 में से 4 सवाल तो गए, जिनकी आप क्रिएटिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर कर सकते हैं, ना ही की जा सकती है और ना ही करनी चाहिए। करोगे तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं और देखते हैं, 2 बचते हैं हमारे पास सवाल, ठीक है। एक सवाल हमारे पास बचता है जिसको हम कहते हैं अशार की तशरीह और दूसरा बचता है मज़मून। अब जो मज़मून है, मज़मून फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो वो आपसे कोई ऐसा मज़मून पूछ लेता है जैसे कि 2021 के पेपर के अंदर उसने पूछा मज़बूत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह इसके साथ लिंक्ड है? या उसने आपको पूछा कि पाकिस्तानी मौशियत यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी, उसका फ़ेल, हाल, मुस्तकबिल क्या है? यानी कि उसका पास्ट क्या था, प्रेज़ेंट क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी का। अब इसके अंदर भी आप ये देख लें कि क्रिएटिविटी का मार्जिन ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि मौशियत के बारे में ही लिखना है, उसी के माज़ी के बारे में लिखना है, उसी के हाल के बारे में लिखना है और उसी के ही मुस्तकबिल के बारे में लिखना है। यानी कि किसी सूरत भी आप यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। अगर इसके अलावा उसने एक और टॉपिक पूछ लिया 2021 में, यानी कि मैं अब तीसरा टॉपिक बताने लगा हूँ, वो कहता है शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफ़ती रवैयों का क्या किरदार है? कि कल्चरली जो आपके एटीट्यूड्स होते हैं, वो एक्सट्रीमिज़्म को कैसे कम कर सकते हैं? क्या क्रिएटिविटी लेकर आएँगे आप इसके अंदर? तो इसका मतलब ये है कि उर्दू के अंदर हाँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 5, 7, 8, 10% क्रिएटिविटी का मार्जिन हमेशा से मौजूद होता है उर्दू मज़मून के अंदर, बट येट अगेन नो क्रिएटिविटी इन इट। तो बचा पीछे क्या? तशरीह। अब इस लॉजिक की बेस के ऊपर मैं आपको कहता हूँ कि जो तशरीह के अंदर आपकी क्रिएटिविटी है ना भाईजान, वो आपको डिसाइफरिंग रोल प्ले कर सकती है आपके पेपर में और आपके साथ अपीयर्ड होने वाले किसी और इंसान के पेपर में। वो एक क्लियर डिफरेंस लेकर आ सकती है। 75 नंबर लेने हैं तो वो 15 नंबर की तशरीह यानी कि आपको 5 अशार दिए जाते हैं, उन 5 अशार में से आपने 3 अशार की तशरीह करनी होती है। तो इसका मतलब है कि हर एक शेर की तशरीह को 5 नंबर दिए गए हैं। इसी तरह 5 इंटू 3 आपके 15 मार्क्स बन जाते हैं। ये 15 मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपने आगे जाके क्या करना है, जब आपने जो है वो 75 क्रॉस करना है या नहीं। अब बात आपको ये भी समझ आ गई, सिलेबस भी समझा दिया आपको मैंने। सिलेबस समझाने के साथ-साथ मैंने आपको
सिलेबस समझाने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि पेपर के अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, उन कंपोनेंट्स के अंदर किस कंपोनेंट में मार्जिन है कि आप ज़्यादा स्कोर क्रिएटिवली या बेस प्रोवाइड कर सकते हो, ऊपर लेके आ सकते हो, और किस में मार्जिन नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ भी समझ आ गई। अब आए ज़रा बारी बारी इन सारी चीज़ों को ज़रा डिसाइफर करते हैं। सवाल नंबर 1, मजमून। ठीक है, अच्छा, मजमून में आपसे वो 4 मज़ामीन पूछेगा। अभी तक आई होप सो आपको सिलेबस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि सवालों की नेचर क्या होती है, पूछे कैसे जाते हैं, और उनमें से कौन सा सवाल है जो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के नंबर कितने हैं और मैटर कितना करता है। अब आपको मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बता दी है। 15 नंबर की तशरीह है, 30 नंबर का मजमून है। मैं तशरीह को मजमून से ऊपर रैंक करता हूँ क्योंकि वो बेस प्रोवाइड करती है मजमून को भी। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 1 के ऊपर। सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट है। अच्छा, आप लोगों को मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ कि हमेशा कोशिश किया करो कि जिस सीक्वेंस के साथ उसने सवालात पूछे हुए हैं, आपने उसी सीक्वेंस को जब पेपर पे उतारना है तो सवाल नंबर 1 अगर मज़ामीन में से कोई एक मजमून लिखें, आप चाहते हैं कि आप इसको सबसे एंड पे करें, यानी कि हो सकता है ये आपका 6th क्वेश्चन हो, डज नॉट मैटर। बट जब छठे सवाल पे जाके इसको लिखोगे तो सवाल नंबर 1 ही लिखना और साथ में पूरे सवाल की स्टेटमेंट लिखना। ये मुझे बच्चे कहते हैं कि सर इतना तो टाइम ही नहीं होता, आप जो बात कर देते हैं। अब जरा देखें, मेरे पास ये 2021 का पेपर है। इस पेपर के ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस नोट गिवन होते हैं ना, इस नोट में नोट नंबर 2 है कि राइट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर बुक इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन नंबर इन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखो, जरूरी ये है कि एग्जामिनर को फैसिलिटेट करो इस बात के ऊपर। तो ये बात जहन में बिठा लो कि डज नॉट मैटर कि आपने सवाल नंबर 2 पहले अटेम्प्ट कर लिया, जो कि आपका हो सकता है तलहीस सवाल नंबर 2 है, लेकिन आपका सवाल नंबर 1 बन गया। तो आपने सवाल नंबर 1 नहीं लिखना, सवाल नंबर 2 लिखना है। आगे पूरा लिखना है कि दर्ज झैल इक्तबास की तलहीस कीजिए, असल इबारत की 1/3 से ज्यादा ना हो। फिर उसके बाद अब मजमून करने लगे हैं। अब मजमून टेक्निकली दूसरा सवाल है, लेकिन सवाल नंबर तो 1 है, तो उसको उसी अकॉर्डेंस में पेस्ट करना है। मजमून, सवाल नंबर 1, दर्ज झैल में से किसी एक मजमून पर मौजू पर मजमून लिखिए, कम अज कम अल्फाज 1000 होने चाहिए। अच्छा, 4 मजमून दिए जाते हैं आपको। मेरे सामने तकरीबन 7 से 8 साल के पेपर पड़े हुए हैं। इन 7 से 8 साल के पेपर्स के अंदर हिस्टोरिकली उसने 4 ही हमेशा 4 ही जिनको वॉइस इशू आ रहा है दोबारा से छोड़ के एक दफा ज्वाइन करें। 4 साल के पेपर्स के अंदर सॉरी, पिछले 8 साल के पेपर के अंदर उसने 4 मज़ामीन ही पूछे होते हैं और उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, अब ये बड़ा जरूरी है जो पॉइंट मैं अब आपको बताने लगा हूं कि किस साख्त के मजमून हो सकते हैं, किस तरह के मज़ामीन हो सकते हैं। देखें, हम लोग उर्दू में इतने फ्लुएंट नहीं हैं। उर्दू को हमने अपना जो है एक सकाफती विरसा तो समझा हुआ है, लेकिन उसको हमने बहुत पहले हैदराबाद कह दिया था जब हम एफएससी मैट्रिक लेवल पे होते थे। तो इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जब ये उर्दू अटेम्प्ट करनी पड़ती है पीएमएस के अंदर तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बट मैं आपको एक बड़ी इलेबोरेटिवली बात बताऊं कि आपकी उर्दू बेसिक लेवल की हो तो भी पास हो जाएगा, बहुत एडवांस लेवल की भी हो तो भी पास हो जाएगा। नंबर ज्यादा उसके आएंगे जिसको उर्दू के जुबान के अंदर क्रिएटिविटी करने का थोड़ा सा तरीका है, नहीं तरीका है तो भी मैं समझा दूंगा क्रिएटिविटी लानी कैसे। अब वैसे ले आइएगा, बड़ा टाइम पड़ा, आप आराम से कर लोगे। डी कोड मैंने क्या किया, 4 मज़ामीन में से 2 मजमून जो हैं वो होते हैं जो पाकिस्तान के किसी मुआशी, मौशरती या सियासी पहलू को उजागर कर रहे होते हैं। क्या हुआ कि हम 4 मज़ामीन को ब्रेक करने लगे हैं कि 4 मजमूनों में से कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जो कि एग्जामिनर किस डोमेन में पूछता है, बजाय ये कि हम लोग कलीदे उर्दू को उठाएं। या हमारी एक बड़ी अच्छी किताब, फेवरेट किताब होती थी इल्मी के मज़ामीन, इल्मी पब्लिकेशंस की, उसके अंदर हम अननेसेसरी अनगिनत मज़ामीन को पढ़ने बैठ जाएं। हमें पहले पता तो होना चाहिए कि यार वो मज़ामीन पूछता कैसे है। मैंने आपको कहा है कि वो 4 में से 2 मज़ामीन जो पूछेगा ना, वो मज़ामीन होंगे
पाकिस्तान के मुआशी, माशरती या सियासी पहलू को उजागर कर रहे होंगे। अब आप देखिएगा जरा, मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए 2021 के पेपर के अंदर आया, पाकिस्तान पहला मजमून है पाकिस्तानी मौशियत, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की ये मौशियत यानी कि इकोनॉमी की बात कर रहा है। दूसरा टॉपिक आया शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफती रवैयों का किरदार। ये एक सोशल इशू है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। 2020 के पेपर पे आ जाए, उसने कहा है कि पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में मौशियत का किरदार, अगेन यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इकोनॉमी क्या रोल प्ले कर सकती है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। फिर उसने दूसरा सवाल जो पूछा है वो आपका यहाँ पे पूछा है, इसको छोड़ दें जरा फिलहाल, क्योंकि उस साल, ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ। फिर आप आज 2019 के पेपर के ऊपर, 2019 के पेपर में उसने पूछा है पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी उसके पाकिस्तान की मौशी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अगेन आप देख लें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लिंक कर दिया है उसने इकोनॉमी के साथ। अगेन मुआशी माशरती और सियासी जो पहलू हैं उनको उजागर कर रहा है। तीसरे साल के पेपर को हम देख रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ उसने क्या कहा है कि एहतसाब जमहूरियत की असास है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी इज बेसिकली द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन सियासी टॉपिक उसने दे दिया है। फिर वो कहता है क्या मीडिया के ज़ाब्ता इखलाक और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन होना चाहिए। ठीक है, एक उसने सोशल इशू को डिस्कशन में ले आया है। 2017 के पेपर पे आज वो अगेन पूछ रहा है कि कौमी और मिली तरक्की में खवातीन का किरदार क्या हो सकता है, एक सोशल इनकलकेशन है वुमेन की इन प्रॉस्पेरिटी। फिर वो पूछ रहा फिरका वारियत एक कौमी रोग है, यानी कि ये जो एथनिक क्लैशेस हैं, ये जो 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 एथनिसिटीज हैं या क्या उसको सेक्टेरियनिज्म है, ये एक नेशनल लेवल का इशू है। ठीक है, फिर 2016 के पेपर में आज वो आपसे पूछता है मुल्की तरक्की में दहशतगर्दी एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक उसने इशू आइडेंटिफाई किया है। फिर उसने कहा है कि पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी जो चल रही है उसकी मुआशी अहमियत क्या है। तो यानी कि हमें ये समझ आया कि हर साल वो एक या दो टॉपिक्स मुल्क के मुआशी, माशरती और सियासी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए पूछता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक हमेशा से अगर आप देखोगे ना, तो जो हालात हाजरा में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है ना, वो सीधा उसके बारे में पूछेगा। कैसे? 2016 के अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा सी पैक जो है वो हाइप पे था, तो उसने पूछ लिया पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी की अहमियत। 2017 में आया तो उसने आपसे पूछ लिया फिरका फारियत एक कौमी रोग, मतलब इतना कोई करंट अफेयर का नहीं था, लेकिन उस टाइम ये बहुत ज्यादा इशू हाईलाइटेड था। 2019 में आया तो आपको याद होगा 2019 में कश्मीर के जो स्टेटस को रिवोक किया गया था अगस्त के मंथ में, तो उसने पूछ लिया कश्मीर माजी, हाल और मुस्तकबिल क्या है। 2020 के पेपर में आए तो 2020 में आप सबको पता है कोरोना बहुत ज्यादा हाइप था, तो उसने दो इसमें से पूछ लिया। एक उसने पूछा कोरोना वायरस के पाकिस्तान की मौशियत पे क्या असरात हैं, और दूसरा उसने पूछ लिया वबाई अमराज की सूरत में रियासत और अवाम की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2000 ये जो 21-22 का पीएमएस था, उसके अंदर आपको पता है अफगानिस्तान में से जो है इनखला हो गया था नेटो फोर्सेस का, और उसने टॉपिक पूछ लिया मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल। यानी कि इस हिसाब से अगर मैं देखता जाऊं तो इस साल मुझे जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक लग रहा है ना, वो जो मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के तनासुब को भी मद्देनजर रख के वो दे सकता है करंट अफेयर का, वो हो सकता है आपके जो फलस्तीन का मसला है उसका हल क्या है, उसका जो है असरात क्या हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब आपको बता दिया, यानी कि दो जो हैं वो आपके मुआशी, माशरती और सियासी पाकिस्तान के पहलुओं को उजागर करते हुए टॉपिक दिए जाएंगे। एक टॉपिक जो हालात हाजरा से मुंसलिक करके दिया जाएगा, जो भी उस कॉन्टेम्परेरी टाइम पीरियड के ऊपर बर्निंग इशू होगा, और जो लास्ट होगा वो आपका दे दिया जाएगा जनाब आपका, उसको क्या कहते हैं, उर्दू अदब से मुंसलिक करके। यहाँ तो कभी ना कभी वो उर्दू अदब का कोई एक मुहावरा दे देगा, जैसे आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ठीक है, फिर वो बड़ी कौमें बनती हैं मेहनत व अज़म से। ठीक है, फिर उस कौम की हालत नहीं बदलती जिस कौम का खुद अपनी हालत को बदलने का ख्याल नहीं होता। ठीक है, ये एक किस्म का जो हमें याद है कि दूसरे एसेज में हम पढ़ा करते हैं लिटरेरी एस्पेक्ट देना, ये एक लिटरेरी एस्पेक्ट
एस्पेक्ट इसको यहाँ पे दे देता है। अब आए जरा ऐसे को अटेम्प्ट कैसे करना है और ऐसे में अच्छा स्कोर किस बेस पे किया जा सकता है। उसने 3 चीजें यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं। जब वो अपनी आउटलाइन, आपको याद होगा जब मैं आपको सिलेबस पढ़वा रहा था तो सिलेबस को पढ़ाते हुए उसने कहा था कि ऐसा ऐसे हो जिसमें क्रिएटिविटी भी हो, यानी कि लैंग्वेज को क्रिएटिवली लिखा भी हो आपने, जिसमें उर्दू जुबान या लुगत को भी मद्देनजर रखा गया हो, और जिसमें जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक की रेलिवेंस भी हो और उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट भी हो। अब मेरी बात को जरा बड़े गौर से सुनिएगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो उर्दू का ऐसे हमसे पूछा जाता है वो ऐसे सिर्फ इसलिए दे दिया जाता है कि हमारी उर्दू जो है उसको चेक करना मकसूद होता है। इस क्लैरिटी को यहां से वॉश करें। ठीक है, मकसूद जरूर होता है कि आपकी उर्दू लुगत या उर्दू को थोड़ा सा असेस किया जा सके, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करता चला जाऊं कि इसमें उसने आपकी टॉपिक की क्लैरिटी भी देखनी है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी देखनी है, रेलिवेंस भी देखनी है, उसके साथ साथ उर्दू को भी वो मद्देनजर रखेगा। आपको याद होगा जब हम अंग्रेजी मज़ामीन पढ़ते हैं या एसेस करते हैं तो उसके अंदर मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि अंग्रेजी में ऐसे नहीं है, ऐसे के अंदर एक कंपोनेंट अंग्रेजी है। इसी तरह ये उर्दू में ऐसे नहीं है, ऐसे में एक कंपोनेंट उर्दू का है। इसका ये मतलब नहीं अब आप फारसी में लिखने बैठ जाए, लिखना उर्दू में ही है, ठीक है, लेकिन बाकी रेलिवेंस भी उस सारी चीजों को भी समेट के उसी तरह ही लिखना है। अब आ जाओ, एक और बड़ा जरूरी सवाल है कि सर ऐसे को टाइम कितना दिया जाए और ऐसे की लेंथ क्या रखी जाए, और क्या ऐसे के अंदर जो है हम खाका यानी कि आउटलाइन वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, देखें, पहली बात, ऐसे के रूल यहाँ पे भी वही सेम लागू होंगे जो आपके अंग्रेजी के ऐसे में होते हैं। मैं आपकी को रिलेशन क्यों बना रहा हूं, ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। यहाँ पर उसने आज तक जितने भी पेपर दिए हैं, मैं अगर 2016, 19, 17, 21 वाला देखूं, किसी भी मजमून की स्टेटमेंट के अंदर उसने ये नहीं लिखा हुआ कि इनमें एक मजमून भी लिखें और साथ में एक खाका भी मुरतब करें। सिर्फ एक स्टेटमेंट आती है, दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर मजमून लिखें, यानी कि राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग जो टॉपिक्स हैं, राइट वन ऐसे ऑन दैम। ठीक है, तो आपने देखा कि डायरेक्टली तो वो हाकी की बात नहीं कर रहा। अब बात आगे बढ़ाते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर कि क्या ये हाका बनाना दुरुस्त है या गलत है और इसकी अहमियत क्या है। देखें, अगर तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है, यानी कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौशियत, उसका माजी, हाल और मुस्तकबिल के अंदर मुझे माजी के 2-4 पॉइंट्स आते हैं, सब बुलेट्स आते हैं, हाल के 4-5 आते हैं, मुस्तकबिल के यानी कि वे फॉरवर्ड के 5-6 आते हैं, और मुझे क्लैरिटी भी है इनके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि हाका बना देने में कोई गलती नहीं है। आप हाका बनाओगे तो उल्टा जो है आप फैसिलिटेट करोगे एग्जामिनर को, आप हाका बनाओगे तो आप उल्टा अपने नॉलेज को डिस्प्ले करोगे, उसमें कोई ममानियत नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं है या आपको बड़ा बेसिक लेवल का पता है और चारों के चारों मज़मीन ऐसे आ गए हैं जो आपके लिए एलियन हैं, अब इस सूरत हाल के अंदर आप हाँ हाका बनाए बगैर भी टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो उसमें कोई दूसरी राय अमल दखल नहीं करेगी, और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको बगैर हाके के जो है वो फेल कर दे। मैंने अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको बताऊं तो मैंने दोनों मज़ामीन ऐसे लिखे थे जिनमें मैंने दोनों में हाके नहीं थे बनाए, ठीक है, बट स्टिल मेरे नंबर तकरीबन 65, 68, 70 के करीब आ गए थे। तो इसका मतलब है कि हाके के बगैर भी आपकी एक्सेप्टेंस है, लेकिन अगर आपको टॉपिक के ऊपर कमांड अच्छी है तो फिर डेफिनेटली हाका बना के उसी के साथ जाया करें, वो नेसेसिटी बन जाती है हमारी। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन, कमर, तुम काइंडली वो शेयर कर सकते हो, वो जरा स्लाइड जरा शेयर करो। हाँ, उसमें से मैंने एक टॉपिक का हाका बनाया है और मैं इनको जरा समझा दूंगा, ठीक है, कि आउटलाइन किस तरह की हैं और किस तरह का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सब्सटेंस में क्या लिखना है। देखो, आप जिस तरह दूसरे मज़ामीन के अंदर पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते थे, यहाँ पे भी आप पहली हेडिंग अलिफ हेडिंग दो
लिखोगे तारफ की या इब्तदाइये की, फिर उसके नीचे आपने जो टॉपिक पूछा गया है डायरेक्टली उसको हिट करके उसके सब हेड्स लिखने हैं, उसका सदेबाब कैसे करना है, कुछ वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ेगी, सदेबाब, मुहर्रिकात, पस मंजर, इस तरह के अल्फाज जो है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप उसको क्रिएटिवली दिखा पाएं। और इसी तरह आउटलाइन जैसे दूसरी आपकी होती थी उसके इख्तिताम के ऊपर आप कंक्लूजन लिखते थे, यहाँ पे भी आपको हेडिंग इख्तितामिया की देनी पड़ेगी और कोशिश ये करें कि अलफ बे पे ते टे से के साथ आए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का मसला ये है। अब आप ये देखें, आपके सामने जो टॉपिक आया है वो आया है मजमून निगारी, ठीक है। सियासी इस्तेहकाम जमहूरियत और मुल्की मौशियत के लिए नागुज़ीर है, यानी कि इनेविटेबल है, ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम अगर आप होगा तो जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी और मुल्क की इकोनॉमी ये चलेंगी, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सबसे पहले आपने देखा, अब यहाँ पे सुर्खियां हमने दी, या इस सुर्खियों की जगह पे ना आप वर्ड लिख लें हाका, ठीक है। हाका लिख लें इसको, हे अलिफ के पता नहीं हाका, ठीक है। उसके बाद आपने इब्तदाइया की हेडिंग दी यानी कि तारुफ की हेडिंग दी। अब मैं प्रेफर करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए अलफ बे पे ते टे से वाले एलिमेंट को ऑप्ट करें। अलफ लिखें इब्तदाइया, बे लिखें कि सियासी जमहूरियत और माशियत का तारुफ, सियासत जमहूरियत और माशियत का तारुफ, ठीक है। और नंबर 2 के ऊपर नंबर 3 नीचे आ जाता है कि सियासत का जमहूरियत और मुल्की मौशियत में किरदार क्या है, फिर सियासी इस्तेहकाम की मुल्की मौशियत में अहमियत क्या है, सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल, उसके रिजल्ट में आपको क्या क्या फेस करने को मिलेगा, सरमायाकार यानी कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो है ना लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपकी इन्फ्लेशन हो जाएगी अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी, आपकी जो है महंगाई हो जाएगी, जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, स्टॉक मार्केट का रुझान जो है वो कम हो जाएगा, फिर सियासी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की राह हमवार करने का ज़ामिन कैसे बनता है। फिर वो ये है कि अगर आप सियासी इस्तेहकाम हो तो मुल्क की तरक्की यानी कि सोल्यूशन बता रहा है, बैरूनी कंपनियां तरक्याती मंसूबों में दिलचस्पी लेती हैं, ये यानी कि वही बात है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आती है। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इब्तदाइया लिखा, फिर हमने जो उसके अंदर की वर्ड्स हैं उनका आपस में रिलेशन डिफाइन किया, फिर चूंकि सियासत का जमहूरियत और मुल्की मौशियत में किरदार इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कहता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी जमहूरियत और मुल्की मौशियत बिल्कुल नहीं चलेगी। तो पहले हमने बताया कि किस तरह जो है ना इसकी अहमियत क्या है, किस तरह चलाती है, फिर हमने पहले हमने ये बताया कि अगर ये स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, फिर हमने नीचे अब आके बताया है कि स्टेबिलिटी करनी कैसे है, और उसमें सियासी इस्तेहकाम यानी कि वे फॉरवर्ड दिया है। फिर आप देखें सियासी इसमें कमर किधर गया है वो, सियासी इस्तेहकाम का मुल्क की तरक्की की राह हमवार करने का जामिन कैसे बन सकता है, वे फॉरवर्ड यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, उसने 4.1 लिखा हुआ है, नीचे आओ कमर। अच्छा मेरी बात सुने, ये बिल्कुल सही पॉइंटेड आउट हैं। ये इसी तरह आपने करना है। माय मिस्टेक अलिफ बे पे ते से जो है ना वो हम नहीं कर पाएंगे, उसकी रीज़न ये है क्योंकि अलिफ बे पे ते से जो है वो करेंगे तो हम सब हेड्स को नहीं दे पाएंगे, तो आप ये रोमन जो है ना ये जो गिनती है इसके साथ भी जा सकते हैं। फिर वो देखें सरमायाकारों का मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर मुस्बत अंदाज में हिस्सा लेना, अगर आपकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो उनको गारंटेड इन्वेस्टमेंट आएगी, अवाम को रिलीफ और सहूलियात देना यानी कि अवाम जो है रिलैक्स्ड होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपका फोकस पब्लिक रिलीफ होगा। मतलब ये एक बेसिक लेवल का आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करना था, इसका मकसद ये नहीं था कि ये एक सेट जो है ये समझ लें आप तो एक ऐसे है वैसा नहीं है, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी है कि हाका यहाँ पे बनता कैसे है। और फिर नंबर 5 के ऊपर इख्तितामिया आ गया यानी कि कंक्लूजन आ गई है, ठीक है। ये एक खाका होता है जो यूजुअली एक आधा पेज ले जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे फिर आपका मजमून शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती क्या की हुई है, यहाँ पे इन्होंने इब्तदाइया की हेडिंग दे दी है। देखें आपने अवॉइड करना है हेडिंग देने, हेडिंग आपने कोशिश करनी है कि आप हेडिंग ना दें, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि क्या हेडिंग दे के बंदा पास नहीं हुआ आज तक कोई, तो मैं आप इस स्टेटमेंट पे आपको बड़ा ओपन एंडेड आंसर करूंगा कि हमेशा से बहुत सारे लोग वो हैं जो कि हेडिंग देकर भी पास हुए हैं। तो आपने लेकिन देखो हमने जब
भी इफ्स एंड बट्स के ऊपर गेम लेकर जानी होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम चीज़ों को क्लैरिटी में डील करें, ठीक है? यानी कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए, यानी कि हम उस एंड पे प्ले करें जहाँ पे हम एग्ज़ामिनर को इतना मार्जिन ही ना दें कि वो हमें जो है ना डाउनग्रेड कर सके। तो आउटलाइन स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, इब्तदाइये से शुरू होगा, आउटलाइन इख्तितामिये पे ख़त्म होगी और टॉपिक्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन्हीं को इम्प्रोवाइज़ करके उन्हीं के मुहर्रिकात, सदे-बाब और उनके जो है पस-ए-मंज़र को आप यहाँ पे बयान करेंगे और उसके बाद फ़ौरन जैसे ही इख्तितामिया की आखिरी हेडिंग आएगी उसके बाद आपका बजाय ये कि इब्तिदाइया लिखें, आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब एक डिफ़रेंस है। जो उर्दू का ऐसे होगा ना, जैसे आपने आउटलाइन को एग्ज़ैक्टली रेप्लिकेट करना है यहाँ पे भी, ठीक है? जिस तरह वहाँ पे पैराग्राफिंग करते थे, यहाँ पे भी पैराग्राफिंग करनी है, ठीक है? सबसे पहले इब्तिदाइया जो है, उसकी आपने यानी कि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और आपको पता है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ्स के अंदर आप एक होलिस्टिकली उसका एक ओवरव्यू देते हैं ऐसे का। उसके बाद फिर वही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो क्या होगा, उसके पैराग्राफ्स लिखो। फिर नीचे और बताओ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी कैसे चाहिए, उसके पैराग्राफ्स लिखो ताकि आपकी मौशियत और आपकी जमहूरियत दोनों बेहतर हो सकें। और फिर इख्तितामिये के ऊपर जाओ यानी कि कंक्लूजन का, और उसको भी कंक्लूड करते हुए बल आखिर कर दें या जो हरफ़े आखिर या इख्तितामिया या कुल बात इस तरह करके जो है आपने ज़रूर इंडिकेशन देनी है कि ये कंक्लूजन का पैराग्राफ है, हरफ़े आखिर ही लिख दें, हरफ़े आखिर या इस बात का नतीजा ये निकलता है या इस बात को इस सिमत में जो है वो ख़त्म किया जाता है या इस बहस को इस तरह इख्तिताम की तरफ लाया जाता है। कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट कर लें, लेकिन इंडिकेशन वैसी ही हो जैसे अंग्रेज़ी में टू कंक्लूड, इन ऑर्डर टू कंक्लूड या टू सम अप लिखते थे, तो इस तरह करके हमने लिखना है। अब इसके अंदर आप डाल क्या सकते हैं? देखो आपके पास बड़ा ओपन मार्जिन है। आप चाहो तो यहाँ पे जितने ज़्यादा अशआर डालो, कोई मसला नहीं है। आप इसके अंदर जितने ज़्यादा जो है अक़वाले ज़री डालो, कोई मसला नहीं है। आप इसके अंदर जितना चाहे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करो, कोई मसला नहीं है। अब बात ये आती है कि सर अशआर तो हम उर्दू में कोट कर सकते हैं, हम अक़वाले ज़री को भी उर्दू में कोट कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो हमारे पास अदाद-ओ-शुमार यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अंग्रेज़ी में ही पढ़े होते हैं, उर्दू उसको तो उर्दू में ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे की कुछ स्टैटिस्टिक्स मेंशन कर रहे हैं आप इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड या कहीं पे जो है परचेजिंग पावर पैरिटी से रिलेटेड, तो आपको खुली छूट है, आप उसको अंग्रेज़ी में भी कोट कर सकते हैं, कोई मसला या ममानियत नहीं है। दूसरी बात, आपका एक्सप्रेशन बेहतर कैसे होगा और आपके ऐसे को हाई रेट कैसे किया जाएगा, उसी सूरत में अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुहावरात का इस्तेमाल करेंगे, स्लॉबरी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मुहावरात के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ कि यानी कि आप उसके अंदर लिखेंगे कि पाकिस्तान की जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अगर मैली नज़र डाली तो इसको आड़े हाथों लिया जाएगा और इसी तरह जो है हर बंदा यहाँ पर 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठा हुआ है। हर किसी को यही लगता है कि वो पाकिस्तानी मौशियत को का जो जो लाहे-अमल है या हल दे सकता है। इस तरह की 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का पाकिस्तान की मौशियत और सोसाइटी के ऊपर यानी कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी आप देखें ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप ट्रैप हो जाते हैं, नहीं समझ आते, उनके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। फिर इसी तरह आप जो है वो मतलब डिफरेंट आप जो है ना मुहावरात का इस्तेमाल कर अपने एक्सप्रेशन को बेहतर बना सकते हैं। अब दोबारा इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूँ पहले सवाल को। 4 आपसे ऐसे दिए जाएँगे, उनमें से 1 ऐसे करना होगा। 4 ऐसे में से 2 ऐसे पाकिस्तान के मुआशी, माशरती और सियासी लाहे-अमल, सियासी पस-ए-मंज़र या सियासी जो है वो इन तीनों डोमेन के अंदर पूछे जाएँगे। एक को हालात हाज़िरा का टॉपिक पूछा जाएगा और एक को उर्दू की लुग़त का पूछा जाएगा। ऐसे को आइडियली आप मिनिमम 6 पेजेज़ के ऊपर 6 साइड्स के ऊपर मिनिमम मिनिमम उसको लेकर आएँ। मैक्सिमम आपकी लिमिट या आपके टाइम पे डिपेंड करता है। आप 8 साइड्स पे भी लेके जा सकते हैं, 9 साइड्स पे भी लेके जा सकते हैं। आप अगर हाका बनाना चाहें आउटलाइन तो बना सकते हैं, लेकिन उसका भी स्ट्रक्चर वही होगा जो दूसरे आपके अंग्रेज़ी के ऐसे का होता है, यानी कि स्टार्ट होगा, फिर कंक्लूड होगा, बीच में वही डायमेंशन होगी। ऐसे की मेन बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म की हेडिंग नहीं आएगी, कोई किसी किस्म का फ्लो चार्ट या डायग्राम नहीं आएगी। यहाँ पर बी
वैसे ही असूल मुरत्तिब होंगे, उसी सीक्वेंस में जो आपने आउटलाइन बनाई है यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे जैसे आप करते हैं। और उसके बाद फिर बात आ जाती है इसके अंदर अच्छा स्कोर कैसे किया जाएगा, अशार के इस्तेमाल से, यहाँ पे मुहावरात के इस्तेमाल से, कवाले ज़री के इस्तेमाल से, और अगर आप चाहें कोई कोट अंग्रेजी की जुबान में करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। और इसी तरह जैसे इख्तितामिया की हेडिंग दी है, हेडिंग नहीं देखनी, लेकिन आपने उस इख्तितामिया यानी कि कंक्लूसिव जो आपका पैराग्राफ होगा उसके अंदर जो है इस बात का हासिल ये है, ऐसे करके बताना जरूरी है कि उसको पता चले कि कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। विद दिस वो डन विद आर ऐसे। आप ऐसे की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, उसको सैंपल के तौर पे कहाँ से सर्च कर सकते हो। देखिए मैंने आपको बताया इल्मी के मज़ामीन, इल्मी पब्लिकेशन के अगर आपको मिल जाए, पुराने वक्तों में तो हुआ करते थे, तो वो अच्छी किताब है। नहीं तो कलीद उर्दू के एसेस भी आप सैंपल के तौर पे, वर्ल्ड टाइम्स का उर्दू जर्नल की जो किताब है उसके भी आप सैंपल के तौर पे एसेस कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास FSC FA लेवल की बुक पड़ी हुई है तो उसी में से भी कोई देख कर सैंपल देखना है ना, आपने रटना तो नहीं है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। और आपके वो जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपकी इकोनॉमी के, आपके सियासी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले, वो भी यहाँ पे काम आएंगे जो आपने अंग्रेजी के अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ। जी अब आ जाए दूसरे सवाल के ऊपर। कमर कैमरा ऑन करो। अच्छा अब आ जाए दूसरे सवाल के ऊपर। अच्छा दूसरे सवाल नंबर 2 के ऊपर वो कहता है दर्ज झैल इक्तबास की तलहीस कीजिए जो असल इबारत की 1/3 से ज्यादा ना हो, और एक और कैटेगोरिकली स्टेटमेंट वो बीच में देता है कि तलहीस का उन्वान भी दीजिए और फक्त एक उन्वान दीजिए। यानी कि तलहीस भी करो, प्रेसी भी करो, 1/3 भी करो, टॉपिक भी दो, टॉपिक का वो क्या उसको कहते हैं, टॉपिक भी बताओ यानी कि नाम भी बताओ उसका, ठीक है। और एंड पे जो है आप उसको ये भी इंश्योर करो कि आप एक ही उन्वान दें, एक से ज्यादा ना दें। अब यहाँ पे तलहीस करने का पैटर्न क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं तलहीस में क्या वो चीजें जो मद्देनजर रखनी है। देखो 15 नंबर का सवाल है ये भी, सीधा सीधा आपने उसको रेसिप्रोकेट करना है जैसे आप अंग्रेजी में तलहीस करते हैं यानी कि प्रेसी करते हैं। क्रक्स होना चाहिए, ठीक है। पूरी इस जो आपको एक पैसेज यहाँ पर दिया जाएगा, कोशिश ये करनी है, हतुल इम्कान कोशिश ये करनी है कि आप ओरिजिनल जो अल्फाज हैं प्रेसी के उनको इस्तेमाल ना करें अपने तलहीस शुदा पैराग्राफ के अंदर, जिस तरह हम दूसरी प्रेसी में किया करते थे। कमर जरा फॉर्मेट निकाल के दिखाइएगा इनको कि प्रेसी तलहीस करनी कैसे है, ब्यूटिफिकेशन कैसे ऐड की जा सकती है। तलहीस के अंदर ओरिजिनल वर्ड्स नहीं आएंगे, तलहीस का जो क्रक्स थीम होगा उसको आपने गुम नहीं कर देना, उसको मद्देनजर रखना है। आप जो उसका अनुमान मुरतब करेंगे वो बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, चाहे तो 2-3 अल्फाज भी हो सकते हैं, चाहे तो एक जुमला भी हो सकता है। कोई कैद नहीं है इसके ऊपर कि आपने 2-3 लफ्जों से ज्यादा का अनुमान नहीं देना, आप दे सकते हैं, लेकिन कैद ये है कि आप एक सवाल एक तलहीस के अनुमान से ज्यादा अनुमान नहीं दे सकते। अब ये आप अगर देखें तो आपके सामने एक तलहीस का मैंने टेम्पलेट जो है निकाल के रख दिया है। कमर इसको जरा जूम इन करें, बल्कि मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है इक्तबास की तलहीस। इक्तबास होता है वो जो पैराग्राफ आपने दिया होता है ना, फिर सबसे पहले आपने लिखना है उन्वान। उन्वान के आगे आपने जैसे उर्दू जुबान की खूबियां हैं बयान करनी है, इसी तरह आपने उसका टॉपिक दे देना है, लेकिन टॉपिक यानी कि उन्वान जो है वो एक से ज्यादा जो है वो नहीं दिया जा सकता, ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे, यही हेडिंग देंगे तलहीस शुदा इबारत, ठीक है। वो आपने नीचे तलहीस शुदा इबारत दे दी, ठीक है। उसके नीचे कमर ये क्या साइन कर रहे हो ताकि बच्चे कॉपी ना करें, कर लेने देने यार। कमर देखे ना, कमर इज प्रोएक्टिव मैन, ठीक है, थैंक यू भाई। सर तो ये बच्चे तलहीस शुदा, ड्राइंग करना चाह रहे हैं इसके ऊपर ना, वो शायद फ्री बैठे हैं तो ड्राइंग कर रहे हैं। अच्छा ना करो यार, अब आप इस सब के बावजूद भी फ्री बैठे हैं, चलो अच्छी बात है अगर इतने रिलैक्स हो गए। और अच्छी अच्छी ड्राइंग करो ताकि हम एंटरटेन हो साथ में। अच्छा फिर नीचे आ जाता है तलहीस शुदा इबारत, जैसे देखें नीचे वो पूरी की पूरी इबारत आ जाएगी, फिर उसके नीचे आ जाता है असल इबारत के अल्फाज और तलहीस शुदा इबारत के अल्फाज।
अच्छा, असल इबारत के अल्फाज की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इक्तबास के कुल अल्फाज और तलहीस शुदा इबारत के अल्फाज, ये दोनों आप कर सकते हो, इसमें कोई ममानियत नहीं है। ठीक है, अब ये टेम्पलेट अपने माइंड में, अपने थॉट में प्रिंट कर लें कि आपने ऐसा ही कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये बाद की डिबेट है, मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि टोटल कितने होने चाहिए या कितने नहीं होने चाहिए, उस चीज़ को अभी छोड़ दें, इसको कितने मिनट्स देने हैं, कितना टाइम देना है इसको, वो अभी हमने डिस्कस करते। पेपर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कितनी वेटेज और कितना टाइम देना और कितने सफ़ों पे लिखना है। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 के ऊपर कमर लेकर आए जरा, जुमलों को दुरुस्त जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, ये सवाल नंबर 3 जो है, ये 10 नंबर का सवाल है और 10 नंबर के सवाल के अंदर वो आपको 10 ही वो आपको जुमले देगा और 10 जुमलों को आपने दुरुस्त करना है। अच्छा, मैं आपको अगर सोर्स बताऊं तलहीस का, तो तलहीस का कोई सोर्स भाईजान एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप बीए की लेवल के कोई पैसेज उठा लें, उसको प्रैक्टिस करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आपने कोई भी उर्दू की जो किताब ली हो उससे प्रैक्टिस कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई ऐसी किताब जो है उर्दू इंशा की जाके पढ़ने बैठ जाएं तो आपको लगे कि उसमें से वो तलहीस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि जहाँ से भी उठाएं वो डज नॉट मैटर, बट मैटर्स द मोस्ट इज कि आपको तलहीस करने का प्रिंसिपल रूल आना चाहिए, प्रैक्टिस जरूर आनी चाहिए। 10 जुमले दिए जाएंगे, गलत जुमलों को सही में आपने कन्वर्ट करना है। लेकिन लोग ऐसे इसको मगरू लाते हैं, क्या क्या कैसी उर्दू बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको ऐसे जो है सर से उतारते हैं कि वो समझते हैं कि आप जस्ट जेनेरिक सिंपल जाके अलफ बे पे ते टे से भी ना करो, ठीक है, सिंपल जो है ना जुमला उसको दुरुस्त करके लिखो। देखो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, उर्दू के पेपर में आपके पास इनफ टाइम होगा और प्रेजेंटेशन के नंबर हैं, कोई और सब्जेक्ट हो ना हो, उर्दू वाला बंदा इंप्रेस होगा आपकी प्रेजेंटेशन से। सबसे पहले आपने दिखना है, इसमें भी एक उन्होंने गलती की है। वो गलती क्या किया, ऊपर हेडिंग तो दे दी गलत जुमलों की दुरुस्ती, ठीक है, नीचे अलफ लिखा है, अलफ की राइट साइड के ऊपर ना वो औरत बड़ी लड़ाकू है, इससे पहले आपने लिखना है गलत जुमला, फिर कॉलन डालना है, फिर आगे लिखना है वो औरत बड़ी लड़ाकू है, फिर नीचे लिखना है सही जुमला या दुरुस्त जुमला, कॉलन डालना है वो औरत बड़ी लड़ाका है, फिर बे नीचे आगे, फिर आपने डालना है गलत जुमला क्या है, हमें कलाम इकबाल से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए, फिर सही जुमला या दुरुस्त जुमला, कॉलन हमें कलाम इकबाल से इस्तिफादा करना चाहिए। ये इसके अंदर मैंने आपको सिखाना है कि आपने इंश्योर करना है कि आप गलत जुमला भी लिखें, गलत जुमले के बाद आप सही जुमला भी लिखें, और सही जुमले के बाद यही पैटर्न फॉलो करें जो इम्प्रेसिव आपके पेपर की आउटलुक को कर देगा। 10 जुमले दिए जाएंगे, कोशिश ये करनी है वहां पे अरिस्टोटल वाले थॉट्स को नहीं लेकर आना, और ऑल टुगेदर जो आप अक्सर जो है ना वो काउंटर पर्सपेक्टिव वाली अप्रोच ले आते हो कि आप जुमले की साख्त को, वो ये कह रहा है कि मैंने जो आपको जुमला दिया ना उस जुमले की साख्त को, बनावट को बदल नहीं देना, उसको मद्देनजर रखते हुए छोटी सी कोई मिस्टेक होगी जिसको करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे वो औरत बड़ी लड़ाकू है, वो औरत बड़ी लड़ाका है, करेक्शन है, ठीक है, आप नीचे जो है ना इसकी करेक्शन साख्त उसकी चेंज कर दे कि नहीं वो औरत बड़ी लड़ाकू नहीं है, ठीक है, और आप समझे दुरुस्त हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता, साख्त वही है, छोटी मोटी चेंजिंग होगी, उसको आपने माइंड में रखना है। अब इसको प्रैक्टिस कहाँ से किया जा सकता है? देखो, ये जुबानदानी के बुनियादी असूलों में आता है कि आप सही और गलत जुबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं या कैसे होता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कंसल्ट करें किस चीज़ को, या तो आप सिंपली कलीद उर्दू में से, या वर्ल्ड टाइम्स की उर्दू जर्नल की किताब है, कोई भी किताब ले लें, उसमें से जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है उसकी एक्सरसाइजेस करें। बट जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे तो तब आपने ये ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि किस जगह पे क्या चेंजिंग हुई है उसको अंडरलाइन कर लो और कोशिश करो उसको मेमोराइज करने की, क्योंकि उसी पैटर्न पे आपसे दोबारा सही जुमलों की दुरुस्ती के बारे में पूछा जाएगा। नहीं तो अगर आप जब भी गलत से सही जुमलों की ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे, उनको दुरुस्ती की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले जो है आपको वो क्या करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा रूल्स, कि कौन से रूल्स होते हैं जो गलत जुमलों को सही में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कलीद उर्दू मैंने पढ़ी थी तो उसके अंदर एग्जैक्टली मेंशन है कि रूल्स क्या हैं दुरुस्त जुमलों को दुरुस्त करने के, ठीक है, और इसी तरह जब आप उन जुमलों की फिर प्रैक्टिस करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी सेंस डेवलप हो जाएगी।
फिर यहाँ पे आपको वो फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, सवाल नंबर 4 है जिसमें वो कहता है दर्ज झैल में से 5 मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनके मफहूम बखूबी वाजे हो जाए। कमर निकालिएगा जरा जुमलों में इस्तेमाल। गलत, सॉरी, इसमें मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करने का भी एक पैटर्न है। ठीक है, अब ये देखें, अब हम समझते हैं कि वहां पे हम लोगों के पास टाइम नहीं है जी, हमने बड़ी जल्दी पेपर करना और बड़ा टाइम नहीं बच रहा, इतना गंद मार कर आते हैं। देखो, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल, सबसे पहले लिखो मुहावरा। मुहावरा है क्या? उस मुहावरे का अगर तो तुम्हें मानी आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपने मुहावरात को तैयार किया हुआ है तो यकीनी सूरत हाल है कि जब आप उसको ट्रांसलेट करोगे मुहावरे को किसमें, जो उसको कहते हैं जुमले में, तो ऑब्वियसली जब मानी सामने समझ नहीं होगा या नहीं आता होगा तो जुमले में ट्रांसलेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मुहावरा लिखो, पहले उसका मानी लिखो और मानी के बाद उसका जुमला लिखो। ठीक है, इसको कहाँ से किया जा सकता है, इसका सोर्स क्या हो सकता है? बाकी ये फॉर्मेट आपके सामने है, अलफ बे पे ते टे से जीम जी, जो भी जिस तरह भी आप उर्दू लेके जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। दूसरा है कि खून सफेद हो जाना, बेमुरवत हो जाना। ठीक है, जैसे वो कह रहा है आजकल अजीजों और रिश्तेदारों का भी खून सफेद हो गया, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये एस्पिरेंट्स का खून सफेद हो गया है कि इनको जरा समझ नहीं आ रही कि पेज के ऊपर जो है ना ये लाइनें नहीं लगानी कोई, यानी कि ये बिल्कुल जो है वो जो है बेमुरवत हो गए हैं, तो ये लाइनें मत लगाओ भाई, दूसरे लोगों को समझ आने दो। ठीक है, फिर इसी तरह बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना, कि दुनिया के हालात से बेखबर रहना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो मुकाबले के इम्तिहान के सीरियस जो यानी कि संजीदा जो तालिब इल्म होते हैं वो बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। यानी कि अगर आपको मतलब पता होगा तो ही आप मुहावरे को जुमले में कंसर्ट कर जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो मुहावरे की हेडिंग दी, मुहावरे के मानी भी लिख सकते हैं और मुहावरे का जुमले में इस्तेमाल भी लिख सकते हैं, या सिर्फ मुहावरा मानी और जुमला भी लिख सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मुहावरात गलत सही जुमले हैं और जो मुहावरात का इस्तेमाल है, ये कोशिश करें कि पिछले 8-10 साल के पीएमएस के पेपर्स में से इसको ज़रूर करें। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सोर्स वो किताब है जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर का ये मुहावरा होता है, 15 नंबर हैं इसके। टोटल पहले 8 मुहावरे पूछे जाते थे, आपने 8 में से 5 को इस्तेमाल करना होता था जुमलों में, लेकिन अब 10 मुहावरे पूछे जाते हैं। यानी कि जिस तरह गलत सही जुमलों में कोई मार्जिन नहीं था, 10 के 10 जुमलों को दुरुस्त में कन्वर्ट करना था, चॉइस नहीं थी, ऐसे में 4 में से 1 करना था, तलहीस भी एक ही पैसेज की आती है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा चॉइस एग्जिस्ट करती है आपके मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करने में। वो किस तरह? क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो 10 मुहावरात दिए जाएंगे और 10 में से 5 को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, और नंबर जो हैं हमेशा ज़हन में रखें सही जुमला बनाने के होंगे, सही मानी लिखने के नहीं होंगे। तो 5 इंटू 3 यानी कि हर एक मुहावरा 3 नंबर का होगा और ये 15 नंबर यहाँ से हासिल हो जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन लोगों को उर्दू में इंटरेस्ट नहीं है और उनका उर्दू अच्छी भी नहीं है और बस मजबूरी में पीएमएस देनी है उर्दू, वो कोशिश ये करें कि ये जो पेट मार्क्स है ना, जैसे 15 नंबर के मुहावरात का इस्तेमाल और 10 नंबर के गलत सही जुमले, कोशिश करें इसको तो ना जाने दें हाथ से। ये बड़े बेसिक हैं, टू द पॉइंट है, पेट मार्क्स हैं, 25 सिक्योर हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। सो हमारा मजमून भी हो गया, तलहीस भी हो गई, मुहावरात का इस्तेमाल भी हो गया, गलत सही जुमले भी हो गए। अब आ जाए ट्रांसलेशन के ऊपर। ये ट्रांसलेशन आपका सवाल नंबर 6 होता है, जिसमें वो कहता है कि कांट छांट से गुरेज करते हुए आप दर्ज झैल इबारत का रवां उर्दू तर्जुमा कीजिए। यानी कि जो इबारत आपको गिवन है, जो एक पैसेज आपको गिवन है, जो यूजुअली इस तरह करके आपको आता है जैसे ये उर्दू का लिखा हुआ है, आपने इसकी रवां सलीस उर्दू करनी है। अगेन वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जरूरी नहीं है कि आप उसमें से गिवन हर एक लफ्ज की जो है वो तर्जुमा करने बैठ जाएं। ठीक है, आप हो सकता है सिंटेक्स बिल्ड कर लें, अगर तो अच्छी बात है, आपको हर एक अल्फाज जो कि उस इबारत के अंदर जो हैं वो मौजूद होंगे, उनके अगर हर एक लफ्ज़ का तर्जुमा आता है तो वो तो बहुत सोने पे सुहागा होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप जितना समझ सकते हैं उतने को इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन सिंटेक्स और रवानी होनी चाहिए और हर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कोहेरेंस में होना चाहिए, जिस तरह के अंग्रेजी के पैसेज के अंदर गिवन है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छा बनाएगी। अगर आपको मतलब कोई ऐसी किताब या सोर्स नहीं है जो मैं रिकमेंड कर दूं अननेसेसरीली और आप उसको जाके देखते रहें, अगर आपकी अंग्रेजी और उर्दू अच्छी है तो ये आपको वहाँ पे काबिले
हाल जो है वो काम हो जाएगा। छठा सवाल, आखिरी सवाल, जिसको हम कहते हैं दर्ज झेल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए, तशरीह से पहले शायर का नाम भी लिखिए। अब ये वो वाहिद सवाल है जिसमें आप क्रिएटिव हो सकते हैं। 15 नंबर का ये आपका जो है वो सवाल है। आपको 5 अशार दे दिए जाते हैं और 5 अशार में से आपको कहा ये जाता है कि 3 शेरों की तशरीह करें। यानी कि टोटल आपके पास 5 अशार होते हैं, 5 अशार में से 3 अशार की तशरीह करनी होती है। अब 3 अशार की तशरीह को क्रिएटिव कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले मैं कमर, ये नहीं, एक और फाइल है जिसमें मैंने टेम्पलेट लिखा हुआ है कि इशार की तशरीह कैसे की जाती है, वो वाली फाइल निकालना। अब ये देखें, आपके पास 5 शेर आ गए हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, या आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, सब पे हंस हार निगरानी की, उस पे नातवा उठा लाया, बुए गुल ले गई बैरूने चमन, राजे चमन क्या क़यामत है कि खुद फूल है गमाजे चमन। मेरा खुद का भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है इन पोइट्री में, लेकिन ये है कि जब आपने इसकी तशरीह करनी होती है तो तशरीह में क्रिएटिविटी लेकर आनी होती है। क्रिएटिविटी कैसे लानी है वो बाद में बताता हूँ, पहले इसका टेम्पलेट देखें। इसको जी जूम इन अगर हम करें तो हमें नजर आता है कि पहला शेर क्या है, मेरा तरीक अमीरी नहीं। अच्छा, अब क्या है, कमर पूरे को जरा लेकर आए जरा प्लीज। इसमें ना कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट के अंदर देखें तो उसने कहा कि सिर्फ तशरीह का नाम दें, शायर का नाम दें और तशरीह करें, 2 चीजें उसने मांगी हुई हैं। ठीक है, मैंने एडिशनल क्या चीजें डाली हैं, शेर की नसर डाल दी है, शायर का नाम डाल दिया है, मुश्किल अल्फाज के मानी डाल दिए हैं, शेर का मफहूम और शेर की तशरीह। इनोवेशन क्या की बीच में, नसर इनोवेशन की, मुश्किल अल्फाज के मानी किए और शेर का मफहूम डाल दिया। उसने पूछा है शेर का, शायर का नाम और शेर की तशरीह। यार ये काम करने से ना थोड़ी क्रिएटिविटी आ जाती है बीच में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये है कि अगर आपको शेर का पसे मंजर पता है कि ये शेर किस शायर ने क्यों कहा है, इस पे तो सोने का सुहागा है, फिर तो आप समझें कि आप टॉप कर गए उर्दू में। जैसे अगर आप ये देखें तो जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इकबाल ने जो है ना वो अपने बेटे के नाम एक खत लिखा था शायद, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग। उस खत के अंदर बेटे ने कुछ फरमाइशें की थी कि अब्बा जी मेरे लिए बाहर के मुल्क से कोई कीमती गिफ्ट लेकर आए, जैसे आजकल हम लोग अपने जो बाहर होते हैं साथी उनको कहते हैं कि परफ्यूम्स लेकर आए। जो है ना, इकबाल से भी उनके बेटे ने डिमांड कर दी कि परफ्यूम, तो उन्होंने कहा बेटा ये तुम किन कामों पे निकल पड़े हो, ठीक है, तो तुम ज़रा ध्यान करो, हम जो हैं हम फ़कीर लोग हैं, ठीक है। तो ये बाहर से उन्होंने जो खत लिखा था, मेरे हाथ से गालबन ये शेर उसके अंदर था, ठीक है। तो इस तरह अगर आप पस मंज़र लिख दोगे ना कि ये शेर इकबाल ने अपने बेटे को जब वो बैरून मुल्क दौरे पे थे, उसकी फ़रमाइश या उसकी नाजायज़ फ़रमाइश की जो है वो रिस्पॉन्स में ये शेर लिखा था। तो वो एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाएगा कि यार को इसको सिंटैक्स का भी पता है सारा का सारा कि क्यों लिखा गया, ठीक है। शेर की नसर क्या होती है? शेर की नसर होती है जिस तरह तशरीह होती है नसर, जैसे मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, कि शेर की नसर क्या है कि शायर कहना चाहता है कि वो जो है अमीरी नहीं बल्कि फ़कीरी में अपना नाम पैदा करना चाहता है, ठीक है। अब देखो आपने शेर की नसर कर दी, अब ये तशरीह से डिफरेंट है। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मुश्किल अल्फाज के मानी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तरीक, तो ये तरीका होता है, खुदी सेल्फ होता है, मतलब अंग्रेज़ी उसकी कर गया हूँ, या खुद शनासी होता है, ठीक है। नाम पैदा करना, आपको वैसे बता रहा हूँ, नाम पैदा करना, मशहूर होना, ठीक है। इस तरह करके आप मुश्किल अल्फाज के मानिए, अगर उसमें से कोई आते हो तो आप वो लिख लेना। शेर का मफहूम क्या है? शेर का मफहूम ये है कि इंसान को जो है जो अपना अपनी सेल्फ जो है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए मटेरियलिज़्म के पीछे। उसको जो है अपना नाम पैदा करना चाहिए अपने फ़ुक्र के अंदर, ठीक है। फिर शेर की तशरीह शुरू हो जाएगी। अच्छा, शेर की तशरीह के अंदर क्या करना है, जहाँ पे क्रिएटिव होना है वो और बहस है, वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, ठीक है। आपने मिनिमम 2 सफ़हात के ऊपर, आपने 1 सफ़ा, जैसे ये है एक और सफ़ा, मिनिमम 2 सफ़हात के ऊपर आपने शेर की तशरीह करनी है, और इसी तरह 3 अशार की तशरीह 6 सफ़हात पर चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं। मेरे हाथ से हमारा घंटा टाइम हो गया है, ठीक है। मेरी इसके बाद एक और एंगेजमेंट है,
तो अब ये है कि थोड़ा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने ये समझना है कि अशार की तशरीह में क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, वो कमर, मैंने ना एक वर्ल्ड टाइम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, इसलिए नहीं कि आप व्यूज दे देंगे हमें, वो बात नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि उसको आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह लिटरेचर को इनकॉर्पोरेट करते हैं इस पर्टिकुलर जो है वो क्या उसको कहते हैं अशार की तशरीह के अंदर, ठीक है। वो आप वहां से देख लीजिएगा। समराइज करते हुए, अब आपने किसको कितना टाइम देना है, मैंने आपको सारी चीजें, सिलेबस भी बताया, मैंने आपको हर एक कंपोनेंट भी बताया, हर कंपोनेंट को लिखना कैसे है उसके टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो है इम्पोर्टेंस किसकी ज्यादा है। अब अगर हम देखें तो टाइम डिवीजन क्या होनी चाहिए, आपका मजमून 50 से 55 मिनट तक जाना चाहिए, लेंथ इसकी 6 to 8 सफ़ात पे जानी चाहिए। आपकी जो तलहीस है वो आपकी 25 मिनट तक जानी चाहिए। 5 मिनट में आप पैराग्राफ को पढ़ लें, 10 से 15 मिनट में लिख लें, 5 मिनट में रिवाइज भी कर लें और उसको एक सूटेबल अनुमान भी दे दें। आपके गलत से सही जुमलों की जो दुरुस्तगी है उसके लिए भी 25 मिनट आपके माइंड में होने चाहिए। आपके जो क्यों क्यों मैं 25 मिनट क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रैक्टिस करनी नहीं है। उस दिन पेपर में जाके आपसे टाइम मैनेज नहीं होता, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, अननेसेसरी चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम लगा जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं होता। फिर उसके बाद गलत से मुहावरात को सही मुहावरात में इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसके लिए भी आपके पास 20 मिनट होंगे। फिर उसके बाद दर्ज झैल अशार, अशार को आपने 30 मिनट देने हैं, यानी कि हर एक शेर को 2 सफ़ात पे लिखते हुए आपने 10 मिनट देने हैं, ठीक है। एक शेर लिखना हाइडिंग देते तकरीबन एक सफ़ा भर जाएगा, एम्पल टाइम होगा 2 सफ़ात पे जाने के। और उसके बाद जो कांट छांट किए बगैर जो इबारत का रवां तर्जुमा लिखना है वो 20 मिनट होने चाहिए। अब इस सारे 6 सवालों को जो मैंने टाइम दिया दे के भी आपके पास 15 मिनट बच जाएंगे एक्स्ट्रा। आपने फिर उनको उसी तरह मैनेज करना है, हाशिए दोनों साइड पे लगाने हैं, क्रिएटिविटी नीटनेस पेपर के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक हो गया। और क्लास जो है हमारी डेली बेस के ऊपर जो है, डेली नहीं होगी, सब्जेक्ट टू माई अवेलेबिलिटी, ठीक है। जैसे मैं कोशिश ये करूंगा कि कमिंग 1-2 वीक के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स की डी कोडिंग समझा दूं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगर टाइम बचा और स्टेमिना इंटैक्ट रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे मेजर जो ऑप्शनल्स मेरे थे, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और ज्योग्राफी, हम उनके अंदर भी एक दफ़ा थोड़ा सा डीपली एनालिसिस कर पाएं, ठीक है। अब होगा ये कमर, आपने मॉडरेट करना है, एक तो ये सेव्ड आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। कमर जिस किसी ने भी सवाल करना है प्लीज मेक श्योर कि कोई वो सवाल ना करें जो आप ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं या जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ। जिस बच्चे ने भी सवाल करना है उसने अपना माइक ऑन करना है और प्लीज बड़ा मुनज़्ज़म हो के इस चीज को समझिएगा, ठीक है। आपके अच्छे सवालात का जवाब देने में लोगों को हेल्प आउट हो गया, ठीक है। कमर मेक श्योर करिएगा कि एक बंदा ही बोले, हम 10 लोगों के सवाल लेंगे लेकिन वो माइक ओपन करके उर्दू में पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। और कोशिश कीजिएगा अगर आपका सवाल जो है वो हुआ जो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दी है, तो फिर हम आपको सारे मिलके एक छोटी सी जुगत भी मार देंगे, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना जी। सर इसमें ऐसे है कि जिसने क्वेश्चन रेज हैंड हैंड रेज कर दे, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। हाँ जी, करें रेस हैंड। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। सर मेरा नाम फातिमा है। मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है, बाकी सब तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हमने ये जो शेर है ये कहाँ से प्रिपेयर करने और किस शायर के ज्यादा फोकस करें कि उसमें से ज्यादा अशार आएंगे। देखें, इकबाल, फैज, फराज, हाली और मीर, ये 5 यूनिवर्सल शायर हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप कलीद उर्दू, उर्दू जर्नल, वर्ल्ड टाइम्स की, इनके अंदर 100 के करीब अशार गिवन हैं, सिर्फ इन्हीं को कर लें तो भी बेहतर है। एक और चीज़ है, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना, उर्दू पीएमएस पंजाब सीएसएस फोरम, तो सीएसएस फोरम खोलें, वहां पे पुराने वक्तों में अब तो इतना एक्टिव नहीं रहा लोग, वहां पे अशार की तशरीह, वहां पे उर्दू कंपलसरी वाले थंबनेल में जाइएगा, उसके अंदर जाके भी काफी अशार की तशरीह हुई है और बड़े बड़े मजे के शायर हैं, वहां से भी आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। ओके सर, इकबाल फैज। इकबाल, फैज, फराज, मीर, हाली, कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से आएगा, उसकी मर्जी होती है, लेकिन फिर भी इनको तो जरूर, इकबाल साहब तो जरूर रखें ज़हन में, फैज और फराज साहब को भी।
नेक्स्ट। सर एक सवाल ये है कि जब हमने शेर की तशरीह करनी है तो उसमें अगर हम शायर का नाम फर्ज करो हमें नहीं आता तो फिर पूरा शेर गलत हो जाएगा या मतलब उसके नंबर मिल जाएंगे? अच्छा, बड़ी मजे की बात है। तुक्के नहीं मारने तैयब। मेक श्योर करना है कि अगर आपको शायर का नाम आता है तो शायर का नाम लिखो। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैंने, यू नीड टू बी फियरलेस। गलती, लोग कहते हैं कि नहीं भी आता तो इकबाल तीनों पे लगाओ। अब एग्जामिनर पे बैड इंप्रेशन जाता है, उसको नहीं पता कि आपको नहीं पता था और आपने तीनों इकबाल पे लगा दिए तो शायद बीच में कुछ इकबाल पे लग जाए। अगर आपको, मैं आपको बड़ा बोल्ड, मैंने जो खुद किया था मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर तो आपको शायर का नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको शायर का नाम नहीं आता तो गलत मत लिखना। शायर का नाम आगे एम्प्टी स्पेस छोड़ देना। कोई डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करती। अक्सर लोग कहते हैं एक नंबर शायर के नाम का है, ठीक है, और 4 नंबर तशरीह के। मुझे बताओ, उसने लिखा हुआ दर्ज झैल में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए, तशरीह से पहले शायर का नाम भी लिखिए। उसने तो नहीं 4.1 लिखा हुआ, 4+1। हमने खुद से ज्यूम किया हुआ है। मैटर जरूर करता है, यकीनी तौर पे कोई नंबर भी होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो ब्लफ नहीं करना। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमर, ये जो अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन सर। हाथ रेज हैं इनको। सर मेरा जी ये वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। है कि आपने ऐसे में कहा कि हम रेफरेंस कोट कर सकते हैं, मतलब शेर वगैरह लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ में जब हमने बॉडी पैराग्राफ्स में जी हमने रेफरेंस देनी है, शेर वगैरह लिखने हैं, तो वो हम इसी तरह लिखेंगे जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं कि पैराग्राफ के एंड के ऊपर, या इस जो है पैराग्राफ के सेंटर में तो हमने बिल्कुल भी नहीं लिखना ना, उससे तो एक रब जो है वो उसका टूट जाएगा। पैराग्राफ के एंड पे हम लिखेंगे ना उस पैराग्राफ से रिलेटेड। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि नहीं टूटता। आप उसको देखो, अगर आप उसको सेंटर में लिखते हो तो आपके पास मार्जिन होता है इम्प्रोवाइज करने का, लेकिन कोई खास स्पेसिफिक जगह नहीं है। सेंटर में लिखो, एंड पे लिखो, डज नॉट मैटर। जहां पे आप कंफर्टेबली उसको फिट इन कर सकते हो और बाद में एक आधे 2-3 जुमलों में उसको फर्दर जो है इम्प्रोवाइज कर सकते हो, वहां पे लिखना। 3 सवाल हो गए हैं, वो लेफ्ट विद ओनली 7 क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो इस तरह इंग्लिश के ऐसे में थी स्टेटमेंट होती है, जी जी, तो सर उर्दू में किस तरह लिखेंगे इसको थी स्टेटमेंट? जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो जो इब्तदाइया लिखा है ना, जो इंट्रोडक्शन लिखा, उसके नीचे एक सेंटेंस ऐड कर देना। जैसे उसने लिखा है पाकिस्तान की मौशियत के मुस्तकबिल हाल और जो है वो माजी, तो आप उसके ऊपर लिख देंगे पाकिस्तान की मौशियत जो है इसके वजूद में आने से लेकर अब तक जो है वो ज़बू हाली का शिकार है, जिसकी वजह से लोग जो हैं बेपनाह मुश्किलात में गिरे हुए हैं। इसका कोई लाहे अमल मुरतब करना चाहिए ताकि लोग जो है और पाकिस्तान बलहसूस इस मुश्किल से निकल पाए। आप इब्तदाइया के नीचे भी लिख सकते हो। सर नेक्स्ट जो थी क्वेश्चन। स्टेटमेंट जी जी, बोलो। सर जो थी स्टेटमेंट होती है सर, ये सिर्फ आपने जुमला लिखना होता है या फिर आप उसमें एक कोटेशंस भी डाल सकते हैं, अशार भी डाल सकते हैं, या डिफरेंट नहीं, टाइप्स की जुमला। ओके जुमला लिखना है सर? हाँ जी। जी, और सर वो आपने एक्सप्रेशन में बताया था कि मुहावरे इस्तेमाल करने, कोटेशंस, अशार, इसके अलावा कुछ और चीजें कुछ हैं इसके साथ? नहीं, मुहावरे, कोटेशन, यही है, इनफ होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, 6 more questions to go. Who is next? जल्दी करें। सर काइंडली आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को और हमें स्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छे से समझा दिया। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आपने हमें अपना मेथड बताया अभी, जो पीडीएफ चल रही थी, अगर वो हमें ग्रुप में मिल जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी प्रैक्टिस मिल करने जाएगा, में। मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपने एक क्वेश्चन ज़ाया कर दिया। लेफ्ट विद 5 क्वेश्चंस। अस्सलाम नेक्स्ट वालेकुम क्वेश्चन। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे इंग्लिश के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो सर काइंडली कोई उर्दू के लिए भी कोई सोर्सेज बता दें और जिससे Who is- हमें ऐसे में भी हेल्प मैं- मिले, कंटेंट के लिए भी।
जी, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप अलीपुर का एली पढ़ना शुरू कर दें, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप समंदर दरिया दिल पढ़ना शुरू कर दें, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप कुछ पढ़ें। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा-सा कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो तो कोशिश करो 10-15 दिन के लिए जंग न्यूज़पेपर या एक्सप्रेस या खबरें कुछ पढ़ लो, ऑनलाइन ही पढ़ लो, ताकि थोड़ा-सा उर्दू में सोचने का जो है ना वो मन करना शुरू कर दे, क्योंकि हमने बहुत अरसे से उर्दू की स्क्रिप्ट पढ़ना छोड़ी हुई है, कुछ और नहीं। 4 questions ओके, to go. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने इशार का बताया कि जैसे इकबाल है कि आप 100 शायर कर सकते हैं, उसके मैक्सिमम 100 प्रेजेंट है, लेकिन जैसे पंजाबी के करें तो सर उसमें रिकमेंड करते हैं कि आप 10 शेयर भी कर सकते हैं। तो आप इसमें मैक्सिमम नंबर बता सकते हैं कि हम कितने इशार कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं शायर को? मतलब कितने इशार हम पढ़ सकते हैं, कितने याद कर सकते हैं एक शायर के? मतलब एक तकरीबन शायर के हम 100 तो याद नहीं कर सकते ना एक टाइम पे। कितने कर सकती हैं आप? सर मुझे तो बहुत ही मुश्किल होती है याद करने में, मैक्सिमम 10 जैसे बस मैंने उतने, पंजाबी में याद किए हुए हैं। जितनी दौड़ है उतने कर लो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप इकबाल के 10 शेर करके बैठे हैं और कोई इकबाल के पूरे जो है कुलियात याद करके आ गया है। दोनों को नहीं पता कि उसमें से कुछ आना या नहीं आना। इसलिए मैं कि इसको प्लेयर रीडिंग लें। मैं क्या करता था, मैं इन अशार की तशरीह चाहे वो कलीद उर्दू से हो या किसी और किताब से हो, तो मैं जब बहुत थक जाता था तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए इन अशार की तशरीह वहाँ से वैसे ही आंखों से गुजार देता था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती थी। 3 more questions to go. ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इसमें सर तशरीह करते वक्त अशार की, उसमें तशरीह के अंदर क्या कोटेशन को या कोई किसी और शेर को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन था, या सीधी ये कर तशरीह? इसके लिए मैंने आपको कहा, मेरी वो यूट्यूब की जो वीडियो है ना, वर्ल्ड टाइम्स के चैनल के ऊपर पड़ी है, अदनान बशीर पीएमएस इंटरव्यू सर्च करेंगे तो आप उसके अंदर आपको 10-12 मिनट की मैंने डिस्कशन की है कि शेर के अंदर अशार या कोई और लैंग्वेज या लिटरेचर को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इंग्लिश ऐसे में पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, आगे स्पोर्टिंग लाइंस होती हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है सर। ऐसा उर्दू ऐसे में पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता है? जी होता है, आप कर सकते हो। अगर आप इस, मैंने यही तो कहा है कि आपने हर एक सब हेडिंग को जो है, अगर आपने हाका बनाया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है तो फिर तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने हाका नहीं बनाया तो फिर आप हो सकता है एक पैराग्राफ के अंदर 2-2 3-3 टॉपिक सेंटेंसेस भी ऐड करके उसको डिस्कस कर रहे हो। तो यस, अगर आपने फॉलो करना है पैटर्न तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कर रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थैंक यू प्रेफर करना चाहिए। सर। जैसे उसमें होता है ना, आप टॉपिक सेंटेंस करते हो, फिर एविडेंस देते हो, स्पोर्टिंग लाइंस और जी जी, मैं समझ रहा हूँ। टॉपिक सेंटेंस होता है, उसका एविडेंस होता है, हाँ। आर्गुमेंटेटिव साथ में जो है बीच में आके कोई फैक्ट एंड फिगर कोटेशन एग्जांपलीफाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। थैंक यू सर। लास्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शेर की नसर में और मफहूम में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस? क्योंकि शेर की नसर का पॉइंट कभी पहले सुना नहीं किसी से। हाँ जी, हाँ जी। शेर की नसर ये होती है कि उस अशार में जैसे तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इसकी नसर मैं करूँगा कि जो है ना, शायर कह रहा है कि, इसमें शायर नहीं कहेगा, इसमें आप कहेंगे कि जब उसके पास तुम होते हो तब कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने अशार की सेंस में से निकाल के नसर की सेंस ले आए। लेकिन जब आप महफूम करोगे तो फिर आप ये करोगे कि शायर कहना ये चाहता है कि उसके तहय्युल में भी, जब वो ख्यालात की दुनिया में भी होता है तो तब भी उसके पास जो है मौजूदगी या एहसास तुम्हारा होता है, तो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होता। ठीक है, तो महफूम में तो आपने ओके। उसके डेप्थ में जाना होता है। नसर में आपने सरफेस लेवल पे शेर वाली उस सेंस को ब्रेक करके जो है नसर में ले आना। अगर आप कंफर्टेबली इसको अंडरस्टैंड कर गए तो ठीक है, जी नहीं भी सर। की ना कीजिएगा। ठीक है जी, विद दिस थैंक यू सो सर मच। और एक और बात, हाँ जी, ऐसे ऐसे में सर, ऐसे में कुरानिक वर्सेस ऐड कर सकते हैं अगर मतलब कंफर्म आता हो? कोशिश करें ना करें। ठीक सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। आप एंड तक बने रहे और आपने इज्जत दी, आप का बहुत शुक्रिया।
अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन